जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल एपीएस एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का आपका नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट, मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दिल यानी कि हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम पूरे हार्ट के फंक्शन को समझेंगे। तो जैसा कि हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं, रक्त वाहिनियाँ और हृदय। तो रक्त के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, उसमें हमने देख लिया कि रक्त कैसे बनता है। तो ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया है, और ब्लड वेसल्स के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसमें हमने धमनियाँ, शिराएँ और केशिका के बारे में पढ़ा। तो बचा हृदय। तो हार्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले पूरे टॉपिक को समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हृदय का आकार शंक्वाकार यानी कि कोनिकल होता है, जो कि पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। तो जो हमारा हृदय है, हार्ट है, ये हमारी पसलियों के नीचे स्थित होता है। तो हमारे शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं, मैंने कंकाल तंत्र वाली वीडियो में बताया था। तो 24 पसलियाँ होती हैं। अगर जोड़ी में बताया जाए तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? तो 24 पसलियाँ होती हैं। इन्हीं पसलियों के नीचे हमारा दिल होता है। ये पसलियाँ क्या करती हैं? दिल को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो जो हृदय है, ये अनैच्छिक पेशियों का बना होता है, जिसे हृदयक पेशी भी कहा जाता है, यानी कि कार्डियक मसल भी कहा जाता है। तो जो हमारा हार्ट है, ये कौन सी मसल का बना है? तो ये कार्डियक मसल का बना है। और हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और इन झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, जो कि हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है, बाहरी चोट से बचाता है। तो जो हृदय है ना, ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और इन झिल्लियों के मध्य एक फ्लूइड होता है, द्रव भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। और ये द्रव हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। तो वैसे तो जो मानव का हृदय है ना, ये मध्य में होता है, सेंटर में होता है, लेकिन जो इसका अधिकांश भाग है, ये बाईं ओर झुका होता है। इसीलिए जो हमारा हृदय है, ये कौन सी साइड होता है? तो लेफ्ट साइड होता है, बाईं ओर होता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग बाईं ओर झुका होता है। तो जो मानव का हृदय है, इसका औसतन भार यानी कि एवरेज वेट कितना होता है? तो इसका औसतन भार लगभग 300 ग्राम होता है, यानी कि 300 ग्राम के आसपास एक वयस्क मनुष्य के हृदय का भार होता है। जिसमें से अगर बात की जाए, जैसा मैंने आपको बताया कि वैसे तो हृदय मध्य में है, लेकिन इसका अधिकांश भाग बाईं ओर झुका हुआ है। तो मध्य में इसका भार है 80 ग्राम, और बाईं ओर जो ये झुका हुआ है, बाईं ओर इसका भार है 220 ग्राम। तो टोटल मिलाकर लगभग 300 ग्राम हृदय का भार होता है। और जो मानव हृदय है, ये बंद मुट्ठी के समान होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे ना, तो बस बंद मुट्ठी के समान ही इसका आकार होता है, इतना ही ये बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसका भार कितना होता है? तो लगभग 300 ग्राम इसका भार होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों यानी कि 4 चैम्बर का बना होता है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि मानव हृदय में 4 कमरे होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो इसे मैं आपको डायग्राम की सहायता से बताता हूँ। तो जो हमारा हृदय होता है, उसकी शेप ऐसे नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने की दृष्टि से ऐसे बताया है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो जो हमारा हृदय है ना, इसके 4 भाग होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, जिन्हें चैम्बर कहा जाता है। तो मानव हृदय के ऊपर के भाग को आलिंद कहा जाता है। ऊपर के जो ये दोनों चैम्बर हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? आलिंद। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? एट्रियम। और नीचे के दोनों चैम्बर को निलय कहा जाता है, इंग्लिश में वेंट्रिकल कहा जाता है। तो ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो आप कहेंगे ये तो उल्टा है। तो जैसे ज्योग्राफी में जो दिशाएं होती हैं, ऊपर को हम नॉर्थ कहते हैं, नीचे को साउथ कहते हैं, हम मान के चलते हैं ना, उसी प्रकार साइंस में जब भी हम कोई डायग्राम समझेंगे, तो इस साइड को राइट साइड और इस साइड को लेफ्ट साइड कहेंगे। तो ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि अभी आप स्क्रीन को देख रहे हैं, अज्यूम कीजिए कि आप स्क्रीन में हैं और अपने आप को देखिए, तो ये आपका दायां साइड होगा और ये बायां साइड होगा, इसीलिए इसे राइट साइड कहते हैं और इसे लेफ्ट साइड कहते हैं। तो इस तरफ के आलिंद को दायां आलिंद और इसको बायां आलिंद कहेंगे, और नीचे वाले इस तरफ के निलय को दायां निलय और इसको बायां निलय कहेंगे। तो ऊपर के भाग में दायां आलिंद और बायां आलिंद होता है, और निचले भाग में दायां निलय और बायां निलय होता है। तो जो आलिंद है ना, इसमें खून आता है, आलिंद में खून आता है और निलय से खून निकलता है। आसान है। आलिंद में क्या है? आ। तो इसमें खून आता है, यानी कि ऊपर के दोनों चैम्बर में खून आता है। आगे मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा, पर आप इतना समझ लीजिए कि आलिंद में खून आता है और निलय से खून निकलता है। तो मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो
मानव का हृदय 4 चैम्बर का होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मत्स्य समूह है यानी कि मछलियाँ हैं, तो मछलियों में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? तो 2 चैम्बर का हार्ट होता है। और उभयचर यानी कि एम्फीबियन में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? तो एम्फीबियन कौन होते हैं? जो पानी और जमीन दोनों पर रह लेते हैं, जैसे मेंढक। तो उभयचर में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 3 चैम्बर का। उसके बाद है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल। रेप्टाइल कौन होते हैं? जो रेंगने वाले जीव। तो इनमें कितने चैम्बर का हार्ट होता है? तो 3 चैम्बर का हार्ट होता है। और पक्षियों में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? तो पक्षियों में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। और स्तनधारी यानी कि मैमल्स में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? तो मनुष्य भी इसमें आता है। तो मैमल्स में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मछलियों में 2 चैम्बर का हार्ट, एम्फीबियन में 3 चैम्बर का हार्ट, रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर का हार्ट, और पक्षियों में 4 चैम्बर का हार्ट, और मैमल्स में भी 4 चैम्बर का हार्ट होता है। और साथ में ये याद रखिएगा कि मगरमच्छ वैसे तो रेप्टाइल है, पर इसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है, याद रखिएगा। और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि मगरमच्छ में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? तो 4 चैम्बर का हार्ट होता है। और कॉकरोच में, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि कॉकरोच में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? तो कॉकरोच में 13 चैम्बर का हार्ट होता है, याद रखिएगा। कितने चैम्बर? 13 चैम्बर का हार्ट होता है कॉकरोच में। और इसी के साथ एक नोट है, ये भी याद रखिएगा कि किसका दिल सबसे बड़ा होता है? तो वैसे तो माँ का दिल बड़ा होता है, पर भावनाओं में बहकर नंबर नहीं मिलेंगे। तो किसका दिल बड़ा होता है? तो ब्लू व्हेल का दिल सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। काफ़ी वजन होता है ब्लू व्हेल के दिल का, तो इसका दिल सबसे बड़ा होता है। तो पीछे हमने पढ़ा कि जो मानव का हृदय है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को आलिंद और नीचे वाले दोनों चैम्बर को नीले कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, तो इनमें कुछ वोल्व पाए जाते हैं, यानी कि कपाट पाए जाते हैं। तो कपाट समझ लीजिए कि एक प्रकार से छिद्र है। तो जैसे जब आलिंद में खून आएगा ना, तो ऊपर से खून नीचे की ओर जाता है, यानी कि आलिंद से खून नीले की ओर जाएगा। तो जो ये कपाट है, ये क्या काम करेंगे? तो कपाट खून को दिशा प्रदान करते हैं। तो जो खून आलिंद में आएगा ना, वो इन्हीं कपाट के माध्यम से नीचे नीले की ओर जाएंगे। तो जब खून ऊपर से नीचे की ओर आता है, उसके बाद ये जो कपाट है बंद हो जाते हैं, ताकि जो खून है वो वापस ना लौट जाए। तो जो ये कपाट है, इनका काम क्या है? तो इनका काम खून को दिशा प्रदान करना है। तो 4 कपाट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है त्रिकपर्ती कपाट, इंग्लिश में कहते हैं ट्राइकस्पिड वोल्व। और जो ये ट्राइकस्पिड वोल्व है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट पाया जाता है? तो त्रिकपर्ती कपाट, इंग्लिश में कहते हैं ट्राइकस्पिड वोल्व। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3 छिद्र हैं, 3 कपाट हैं, तो इसीलिए से ट्राइकस्पिड वोल्व कहते हैं। तो दाएं आलिंद से जो खून है, इन्हीं ट्राइकस्पिड से होकर जाता है और दाएं नीले में जाता है। और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में आप देखेंगे कि कौन सा कपाट पाया जाता है? तो बाइकस्पिड वोल्व, यानी कि द्विकपर्ती कपाट पाया जाता है। तो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वोल्व पाया जाता है, और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में बाइकस्पिड वोल्व पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखना। उसके बाद आप दाईं ओर देखेंगे कि नीले में एक अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है, जिसे सेमी ल्यूनर वोल्व कहते हैं। तो दाएं नीले में कौन सा कपाट पाया जाता है? अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। और बाएं नीले में कौन सा कपाट पाया जाता है? तो बाएं नीले में महाधमनी कपाट, जिसे इंग्लिश में अयोटिक वोल्व कहते हैं। तो महाधमनी कपाट बाएं नीले में पाया जाता है, और दाएं नीले में अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। और आप देखेंगे कि हृदय के बीच में एक मांसपेशी की संरचना होती है, जिसे सेप्टम कहते हैं। तो सेप्टम का क्या कार्य होता है? तो हृदय के दाईं ओर अशुद्ध रक्त होता है और बाईं ओर शुद्ध रक्त होता है। तो अशुद्ध और शुद्ध क्या है? पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। तो अशुद्ध रक्त का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और शुद्ध रक्त का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन है। तो दाईं ओर अशुद्ध रक्त होता है और बाईं ओर शुद्ध रक्त होता है। तो जो ये सेप्टम क्या है? तो जो ये सेप्टम है ना, इनके बीच में दीवार का काम करता है, ताकि अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में मिल ना जाए। इसीलिए बीच में एक मांसपेशी की संरचना पाई जाती है, जिसे सेप्टम कहते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया, इसे एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो त्रिकपर्ती कपाट, ट्राइकस्पिड वोल्व, क्या काम है इसका? तो ये दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच स्थित कपाट होता है, जो कि रक्त को दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाने तो देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता। तो मैंने आपको बताया था ना, जो कपाट है, जो वोल्व है, इनका काम क्या है? ये ब्लड को रास्ता तो दिखाएंगे, लेकिन ब्लड को वापस नहीं आने देते। उसके बाद है बाइकस्पिड वोल्व। तो ये बायां आलिंद एवं बाएं नीले के मध्य स्थित कपाट होता है, जो कि बाएं आलिंद से बाएं नीले में रक्त को जाने तो देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता। उसके बाद है सेमी ल्यूनर वोल्व। तो सेमी ल्यूनर वोल्व रक्त को नीले से धमनियों में प्रवाहित होने की अनुमति देता है, और धमनियों से नीले में रक्त के पिछड़े प्रवाह को रोकता है। आगे हम डायग्राम से समझेंगे कि अर्धचंद्राकार से एक धमनी जाती है फेफड़ों की ओर। तो यहाँ से खून फेफड़ों की ओर जाता है, और जो ये कपाट है, खून को वापस नीले में आने से रोकता है।
उसके बाद है महाधमनी कपाट। तो महाधमनी वोल्व बाएं नीले में पाई जाती है और महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, जो महाधमनी होती है ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है और महाधमनी आगे चलकर छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है। उसके बाद है सेप्टम। तो मांसपेशियों की दीवार जो दोनों पक्षों को अलग करती है उसे सेप्टम कहा जाता है। यह हृदय कक्षों के बीच एक अवरोध बनाता है और यह ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकता है, यानी कि ये अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको धमनी और शिरा के बारे में पता होना चाहिए। तो वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपने अगर पिछली वीडियो ना भी देखी हो तब भी आपको धमनी और शिरा के बारे में पता हो। तो धमनियाँ क्या होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं? तो ऐसी रक्तवाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं उन्हें धमनी कहते हैं। तो जो धमनियाँ होती हैं ना, इनमें शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त का मतलब कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और ये शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक इसका अपवाद है, उसका नाम है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो यह धमनियों का अपवाद है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है, तो ये धमनियों का अपवाद है। उसके बाद है शिराएं। तो ये ऐसी रक्तवाहिनियां होती हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लेकर आती हैं, उन्हें शिराएं कहते हैं। तो जो धमनियां होती हैं ये शुद्ध रक्त हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं और जो शिराएं होती हैं ये विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं और हृदय तक पहुंचाती हैं। इन्हें शिराएं कहा जाता है। तो जैसे पल्मोनरी आर्टरी धमनियों का अपवाद है, वैसे ही पल्मोनरी वेन्स यानी कि पल्मोनरी शिरा भी शिराओं का अपवाद है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वैसे शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स इसका अपवाद है क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो आगे अब हम हार्ट के पूरे फंक्शन को समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम को देखकर घबराइए मत, अगले 3 मिनट में आपको ये डायग्राम पूरी तरह से रट जाएगा, आपको पूरे हार्ट का फंक्शन याद हो जाएगा। तो एक स्टेप करके आगे हम बढ़े हैं। तो हमने पहले स्टेप में पढ़ा था कि जो हमारा हृदय है इसके 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को आलिंद और नीचे वाले दोनों चैम्बर को नीले कहते हैं। जो दाईं ओर है उसे दायां आलिंद और दायां नीले कहेंगे, जो बाईं ओर है उसे बायां आलिंद और बायां नीले कहेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि इनके बीच में कपाट पाए जाते हैं, वोल्व पाए जाते हैं। जैसे कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वोल्व पाया जाता है, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में बाइकस्पिड वोल्व पाया जाता है, दाएं नीले में सेमील्यूनर वोल्व पाया जाता है और बाएं नीले में एयोटिक वोल्व पाया जाता है। तो हमने सेकंड स्टेप में वोल्व पढ़ लिए थे, यानी कि कपाट पढ़ लिए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हृदय के दाईं ओर अशुद्ध रक्त होता है और बाईं ओर शुद्ध रक्त होता है। तो दाईं ओर अशुद्ध रक्त और बाईं ओर शुद्ध रक्त कैसे आता है, ये अब हम देखते हैं कि कैसे अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। तो अभी आप ध्यान दीजिए दाएं आलिंद पर। तो दाएं आलिंद पर 2 शिराएं पाई जाती हैं, एक को कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, एक को कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। हिंदी में कहते हैं अग्र महाशिरा और निम्न महाशिरा। तो शिरा का काम क्या होता है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाना। तो यही इसका काम है। अग्र महाशिरा क्या करेगी, सुपीरियर वेना कावा क्या करेगी कि जो हमारी अपर बॉडी है ना, अपर बॉडी का जो भी अशुद्ध रक्त है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, वो अग्र महाशिरा से होकर दाएं आलिंद में जाएगा और जो हमारी लोअर बॉडी है, लोअर बॉडी से अशुद्ध रक्त निम्न महाशिरा से होते हुए दाएं आलिंद में जाएगा। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का काम क्या है, तो ये हमारे शरीर से जो भी अशुद्ध रक्त है यहाँ से होकर दाएं आलिंद में जाता है। अब दाएं आलिंद में जो भी अशुद्ध रक्त है वो क्या होगा कि जो ये ट्राइकस्पिड वोल्व है ना, यहाँ से होते हुए सारा अशुद्ध रक्त दाएं नीले में चला जाएगा। और मैंने आपको बताया कि उसके बाद ये वोल्व बंद हो जाते हैं ताकि ये खून ऊपर की ओर ना लौट जाए। तो दाएं आलिंद से जो अशुद्ध रक्त है ये कहाँ पर आएगा, दाएं नीले में आएगा। उसके बाद दाएं नीले में कौन सा वोल्व है, तो सेमील्यूनर वोल्व पाया जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त क्या होगा, तो यहाँ से एक धमनी निकलती है जो कि फेफड़ों तक जाती है, इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। तो वैसे तो जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका एक अपवाद है। जो पल्मोनरी आर्टरी है भले ही वो धमनी है, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो जो भी रक्त दाएं आलिंद में आया था अशुद्ध रक्त, उसके बाद वो नीचे दाएं नीले में आता है और दाएं नीले में कौन सी धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी है, ये फेफड़ों तक जाती है। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त कहाँ पर जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाएगा और फेफड़े क्या करेंगे, इस अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिला देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। तो जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ब्लड क्या हो जाएगा, अब ये शुद्ध हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल गई है। तो अब क्या होगा कि फेफड़ों से बाएं आलिंद की ओर एक वेन्स जाती है,
शिरा जाती है जिसे फुफ्फुसीय शिरा कहा जाता है, पल्मोनरी वेन्स कहा जाता है। तो वैसे तो जो शिरा होती है इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है क्योंकि ये शिराओं का अपवाद है। पल्मोनरी वेन्स इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है क्योंकि ये फेफड़ों से निकलकर दिल में जा रही है ना, तो जो भी खून फेफड़ों में आया, फेफड़ों ने क्या की, उसमें ऑक्सीजन मिला दी। उसके बाद शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन से होते हुए कहाँ पर आएगा, तो लेफ्ट आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। तो बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं कस्पिड वॉल्व से होते हुए कहाँ पर जाएगा, नीचे की ओर बाएं नीले में जाएगा। तो बाएं नीले में एओर्टिक वॉल्व है और एओर्टिक वॉल्व से कौन सी धमनी निकलती है, तो महाधमनी निकलती है। इसे महाधमनी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, इसीलिए इसे महाधमनी कहते हैं। और ये महाधमनी आगे चलकर छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है। तो जो भी शुद्ध रक्त है ना, ये महाधमनी से हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, क्योंकि महाधमनी आगे चलकर छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएगी। और धमनियाँ मैंने आपको बताया था हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं। तो महाधमनी से जो शुद्ध रक्त है ना, ये हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुँच जाएगा। तो कितना आसान है ना हार्ट का फंक्शन। तो पहले जो अशुद्ध रक्त है ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से हमारे दाएं आलिंद में आएगा। उसके बाद ट्राइकास्पिड वॉल्व से होते हुए जो अशुद्ध रक्त है ये दाएं नीले में आएगा और नीले में अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है, जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और ये फेफड़ों की ओर जाती है ताकि ब्लड को शुद्ध किया जा सके। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त फेफड़ों की ओर जाता है और फेफड़े क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं। जिसके बाद जो शुद्ध रक्त है ये पल्मोनरी वेन्स से होते हुए हमारे बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में जो शुद्ध रक्त है ये बाएं कास्पिड वॉल्व से होते हुए हमारे बाएं नीले में जाता है और बाएं नीले से जो ये शुद्ध रक्त है ये महाधमनी से होते हुए हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि हमारे हृदय के जो चारों चैम्बर है ना, इसमें सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है, तो इसमें सबसे मजबूत चैम्बर है बायां नीले, क्योंकि मेन काम तो बायां नीले का ही है ना, यही पंप करके पूरे शरीर तक खून पहुंचा रहा है। तो बायां नीले की जो मांसपेशियां होती हैं मोटी होती हैं, इसीलिए याद रखिएगा कि बायां नीले चारों चैम्बर में से सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। और इसी के साथ एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो फेफड़े हैं ये रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं। और जो हमारी किडनियाँ हैं यानी कि गुर्दे हैं, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, रक्त को छानते हैं। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, तो फेफड़े रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। और रक्त को फिल्टर कौन करता है, रक्त को छानता कौन है, तो किडनी यानी कि गुर्दे रक्त को फिल्टर करते हैं। तो जो भी हमने ये प्रोसेस पढ़ा ना, ये ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि जैसे शुद्ध रक्त हमारी कोशिकाओं तक पहुंचेगा तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि वहाँ पर ग्लूकोज होगा और ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, अशुद्ध रक्त होकर आएगा और शुद्ध रक्त होकर फिर हमारी कोशिकाओं तक जाएगा, फिर वहाँ से अशुद्ध रक्त आएगा, यानी कि ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो भी मैंने आपको डायग्राम में पढ़ाया वो यहाँ पर लिख दिया है कि संपूर्ण शरीर से शिराओं के द्वारा जो अशुद्ध रक्त है ये हृदय के दाएं आलिंद वाले भाग में लाया जाता है। फिर उसके बाद दाएं आलिंद में रक्त प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं। ऊपरी रास्ते को अग्र महाशिरा सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, निचले रास्ते को निम्न महाशिरा इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है। दाएं आलिंद से जो रक्त होता है ये त्रिक प्रतीक पार्ट के द्वारा दाएं नीले में पहुंच जाता है और दाएं नीले से जो अशुद्ध रक्त है ये पल्मोनरी धमनी से होते हुए फेफड़ों तक लेकर जाया जाता है। और उसके बाद फेफड़े क्या करते हैं, रक्त को शुद्ध कर देते हैं। तो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद वाले भाग में पल्मोनरी शिरा के द्वारा लाया जाता है और बाएं आलिंद से जो ये रक्त है ये द्विक प्रतीक पार्ट के द्वारा बाएं नीले में प्रवेश करता है और बाएं नीले में स्थित महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये था फंक्शन ऑफ हार्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो हृदय की स्पंदन क्रिया यानी कि जो हृदय की पंपिंग क्रिया है, इसके माध्यम से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की आपूर्ति करता है। तो हृदय का काम क्या है, पंप करना। तो हृदय जब पंप करता है तभी जो रक्त है हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। तो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन का अर्थ क्या होता है, तो जो हम कहते हैं ना हार्ट बीट, तो हार्ट बीट का मतलब क्या है, तो एक संकुचन तथा एक अनुशीतलन की क्रिया को हृदय स्पंदन कहा जाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। संकुचन जिसे सिस्टोल कहते हैं, इसका मतलब है हृदय का सिकुड़ना। संकुचन तथा अनुशीतलन जिसे डायस्टोल कहते हैं, इसका मतलब है हृदय का फैलना। तो जब हृदय एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है तो इसे एक हार्ट बीट कहते हैं। तो संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, इसके द्वारा धमनियों पर दबाव डाला जाता है। और अनुशीतलन का अर्थ होता है पुनः सामान्य स्थिति में आना, इसके द्वारा शिराओं पर दबाव डाला जाता है। तो एक हार्ट बीट किसके बराबर होती है, एक सिस्टोलिक प्रेशर प्लस एक डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब हृदय एक बार संकुचित करता है और एक बार फैलता है जिसे अनुशीतलन कहते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर एक हार्ट बीट कहा जाता है, एक हृदय की धड़कन कही जाती है। तो एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, तो एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। याद रखिएगा कितनी बार धड़कता है, तो लगभग 72 बार धड़कता है। और हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो
कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, यानी कि जो हमारी एक हार्ट बीट होती है इसमें कितना समय लगता है, तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है। तभी तो 60 सेकंड में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है, क्योंकि हमारे हृदय को धड़कने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। 0.8 सेकंड में हृदय एक बार धड़कता है। और हृदय की धड़कन को उत्तेजित यानी कि बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो थायरोक्सिन हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। और एक डिवाइस है जिसे पेसमेकर कहते हैं। तो पेसमेकर, जिसे कार्डियक पेसिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है, एक छोटा सा चिकित्सा उपकरण है जो असामान्य हृदय गति के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो कई बार क्या होता है कि किसी मनुष्य की जो हृदय की धड़कन है, इसकी जो गति है ना, ये काफ़ी धीमी हो जाती है, और इसका उल्टा भी हो सकता है काफ़ी तेज हो जाए। तो असामान्य हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है जिसे पेसमेकर कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि पेसमेकर किससे संबंधित है, तो ये हृदय से संबंधित है। उसके बाद आगे हम ब्लड प्रेशर देख लेते हैं। तो जब हृदय संकुचित होता है तो धमनियों पर अधिक दबाव पड़ता है। तो धमनियों पर दबाव क्यों पड़ता है, क्योंकि जब हृदय संकुचित होता है तो ब्लड बाहर निकलता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचेगा। तो शुद्ध रक्त पहुंचाना किसका काम है, तो धमनियों का काम है। इसीलिए जब हृदय संकुचित होता है तब धमनियों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसे संकुचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर कितना होता है, क्योंकि हृदय पंप कर रहा है तो ये ज़्यादा होता है, 120 mm का ये प्रेशर लगता है। लेकिन जो अंशुतलन दाब होता है, जिसमें जो खून है ये पूरे शरीर से हृदय की ओर आता है, इसका प्रेशर कम होता है। इसका प्रेशर 80 mm होता है। इसीलिए जब हमारा ब्लड प्रेशर चेक होता है तो चेक किया जाता है कि बीपी कितना है। तो नॉर्मल बीपी होती है 120/80। 120 क्यों, क्योंकि हार्ट जब पंप करता है तो जो ब्लड होता है धमनियों से जाता है, उसकी गति कितनी होती है, यानी कि उस पर प्रेशर कितना लगता है, तो 120 mm का प्रेशर लगता है। और जब ब्लड वापस आता है तो उसका प्रेशर होता है 80 mm का। इसीलिए जो नॉर्मल बीपी होती है ये 120/80 होती है। और ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। बीपी मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। और इसी के साथ ये याद रखिएगा कि हृदय धड़कने पर कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो लब डब। तो लब डब ये ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है, तो जो हमारे हृदय में वॉल्व होते हैं, कपाट होते हैं, जब वो बंद होते हैं ना तो ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी, लब डब, लब डब। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है, तो हृदय के बाहरी आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा है, तो मानव हृदय का सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था जो बायां नीला है ना, ये सबसे मजबूत चैम्बर है, क्योंकि यहीं से आखिरी में जो शुद्ध रक्त है ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो जो बायां नीला है ये हमारे हृदय का सबसे मजबूत कक्ष है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो बताइए मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मानव के हृदय में कौन सी एक ऐसी आकृति होती है जो ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के हृदय में पहुंचने पर इन्हें मिश्रित नहीं होने देती। तो मैंने आपको बताया था कि हृदय में एक ऐसी मांसपेशीय संरचना पाई जाती है जो अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त से आपस में मिलने से बचाती है। तो इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है सेप्टम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का वॉल्व नहीं है, तो द्विपर्ती, महाधमनी और त्रिपर्ती ये तीनों तो हृदय के कपाट हैं, लेकिन सेप्टम ये हृदय का कपाट नहीं है, यानी कि हृदय का वॉल्व नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क व्यक्ति में मानव हृदय प्रति मिनट लगभग कितनी बार धड़कता है, तो एक वयस्क मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पेस मेकर का संबंध किससे है, गुर्दे से, दिमाग से, फेफड़े से या हृदय से, तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड समय लगता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है, तो एक वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर सामान्यतः कितना होता है, तो मनुष्य में सामान्यतः बीपी कितनी होती है, तो 120/80। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लेकर जाती है, तो वैसे तो जो शिरा है इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो इसका सही जवाब क्या है, फुफ्फुस शिरा यानी कि
पल्मोनरी वेन्स, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो बाएं नीले का संकुचन मतलब क्या है? तो बाएं नीले आखिरी पड़ाव है। यहाँ से क्या होगा, जो ब्लड है ये महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी